Bismillahirrahmanirrahim. So today we are going to discuss about the growth factors and receptors with an example of epidermal growth factor and epidermal growth factor receptor. The first foremost thing is about the discovery of epidermal growth factor. The epidermal growth factor was initially identified in mice where it has been reported कि जो माइस हैं उनके अंदर जो प्रेग्नेंट माइसेस थी उनमें से कुछ माइसेस की जो ओपनिंग थी आइज ओपनिंग वो प्री मेच्योर आइज ओपनिंग आ रही थी एंड लेटर ऑन इट वाज नोन कि जी ये जो माइस के अंदर प्री मेच्योर eye opening है that is being influenced by the overexpression of epidermal growth factors. Since there is a growth factor, so people started emphasizing that every growth factor must have a receptor. So ये एक ऑटोमेटिक सी नोशन थी कि एक लाइगेंड है तो इस लाइगेंड का कोई ना कोई एक रिसेप्टर होगा जिस रिसेप्टर के साथ ये इंटरेक्ट करता है और उस इंटरेक्शन की वजह से सेल्स के अंदर एक फिनोमिना जो है वो ट्रिगर होता है. अच्छा, अब ये ग्रोथ फैक्टर हमें पता चला कि एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर है और उसके साथ फिर हमें जो इसका रिसेप्टर बना उसका नाम रखा गया एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर, सो EGFR. एंड EGFR स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह से डिफाइन किया जा सकता है कि इफ़ दिस इज़ अ सेल मेम्ब्रेन, consider this as a cell membrane, and this is the outer surface of the cell and this is the inside of the cell. So first there is a outer portion which is called as ectodomain or extracellular domain, ectodomain. Then there is a transmembrane region, and this transmembrane region is basically identified as brown color over here. And then एक inner domain या cytoplasmic domain है. Now this cytoplasmic domain contains that oncogenic portion which is responsible for cancer initiation. अच्छा, अब जब इसका sequence किया गया तो we came to know that apart from 621 amino acids, 23 and 542 amino acids, there is a sequence similarity or homology with SARC. Now SARC is that factor which is responsible for oncogenesis. तो एक बड़ी interesting notion बन रही थी कि apart from ये जो oncogenesis है, apart from इससे ये समझ आ रही है कि शायद जो oncogenesis है उसमें ये सार्क जीन रिस्पॉन्सिबल है. और क्या सार्क जीन रिसेप्टर्स के अंदर हो सकता है? यानी अब से पहले हमने जितने भी ग्रोथ फैक्टर्स देखे हैं वो हमने वो वाले देखे थे जिन फैक्टर्स में हमने कहा कि एज सच ग्रोथ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं कैंसर इनिशिएशन के. ये पहला रीज़न निकाला गया कि रिसेप्टर इटसेल्फ कैन आल्सो प्रोड्यूस एन ऑन्कोजेनेसिस. और इसकी एग्जांपल ये ली गई कि ERBB या ERBB कह सकते हैं या इसको HER2 भी कहते हैं. सो ये ऑन्कोजिन हो सकता है एज वी ऑब्जर्व्ड इन एवियन एरिथ्रोब्लास्टोसिस वायरस जो ल्यूकीमिया काज कर रहा है, AEV. अच्छा, अब इन दोनों का सीक्वेंस सिमिलर किया गया, यानी एक वायरस का कंपोनेंट ले लिया गया और एक ह्यूमन जीनोम में एक रिसेप्टर एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर. दोनों को जब सीक्वेंस एनालिसिस किया गया तो बेस्ड ऑन फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स वी केम टू नो कि ट्रांसमेम्ब्रेन दोनों में मौजूद है, टायरोसिन काइनेज डोमेन दोनों में मौजूद है और सी टर्मिनल डोमेन तो है. तो ये पता चला कि येस देयर इज़ अ चांस ऑफ सीक्वेंस सिमिलैरिटी या फंक्शनल सिमिलैरिटी दोनों में मौजूद थी, यानी वायरल कंपोनेंट में भी और ह्यूमन जीनोम के रिसेप्टर EGFR के अंदर भी. अच्छा, अब यहाँ से एक और क्वेश्चन पैदा हुआ. वो क्या था? वो ये था कि ठीक है, वायरल कंपोनेंट जो ऑन्कोजेनेसिस काज कर रहा है वो रिसेप्टर में मौजूद है, बट क्या रिसेप्टर इटसेल्फ सेल्फ सफिशिएंट हो सकता है? यानी क्या कह रहा हूँ मैं, क्या रिसेप्टर इटसेल्फ सेल्फ सफिशिएंट हो सकता है कि वो कैंसर प्रोड्यूस करे इररिस्पेक्टिव ऑफ के ग्रोथ फैक्टर है या नहीं है? तो इस नोशन के लिए क्या सवाल बना? इस नोशन के लिए सवाल ये बना कि जनाब देखिए, अगर वायरस के अंदर टोटल कंपोनेंट ऑन्कोजेनिक रीजन का मौजूद है और वही तकरीबन लगभग लोकेशन बनती है ह्यूमन रिसेप्टर के अंदर, तो क्या एक्टोडोमेन का होना बहुत ज़रूरी है? अगर ये ना हो तब भी तो वायरस की तरह ऑन्कोजेनेसिस का फिनोमेना इंड्यूस हो सकता है. यानी irrespective of growth factors, their receptor overexpression may lead to cancer. This means that it is interesting to know the regulation of receptors. कि
रेगुलेशन ऑफ रिसेप्टर कैसे होती है, रेगुलेशन ऑफ रिसेप्टर एक्सप्रेशन, ठीक है ना। यानी ये ज़रूरी है क्या कि हर दफ़ा एक जो रिसेप्टर मौजूद है, अब मैंने ये जो रिसेप्टर बनाया है इसमें मैं ये कहता हूँ कि जनाब ये आउटसाइड पोर्शन है, ये इनसाइड पोर्शन है, और ये मैंने कहा ये ट्रांस मेम्ब्रेन रीजन है, और ये साइटोप्लाज्मिक डोमेन है। तो अब तक हमने जो 3 स्लाइड्स में देखा वो ये था कि एक रिसेप्टर इटसेल्फ ऑन्कोजेनेसिस कर सकता है। दूसरा, जब हमने उसका कंपैरिजन किया वायरस के साथ तो हमें पता चला कि वायरस के साथ जो कंपोनेंट मैच कर रहा है ऑन्कोजेनिक वायरसेस के साथ, वो तकरीबन रिसेप्टर का यहाँ से लेके तो यहाँ तक का पोर्शन है, बेस्ड ऑन फंक्शनल सिमिलैरिटी के टायरोसिन काइनेज डोमेन भी यहाँ पे मौजूद है, वो वायरस में भी है, और ट्रांसमेम्ब्रेन रीजन भी है। फिर सवाल ये पैदा हुआ कि क्या रिसेप्टर इटसेल्फ कॉज कर सकेगा ऑन्कोजेनेसिस। तो अब इसकी रेगुलेशन में हमें पहले जो 2 पॉइंट्स आप देख रहे हैं यहाँ पे, इन रिस्पॉन्स टू लो ग्रोथ फैक्टर्स देयर विल बी लेस रिसेप्टर्स, बट समटाइम्स ग्रोथ फैक्टर इंडिपेंडेंट प्रोडक्शन ऑफ रिसेप्टर्स भी हो सकती है, ठीक है। इसका मतलब है कि रेगुलेशन ऑफ रिसेप्टर्स में आर may not depend on may or may not depend on the presence of growth factors। यानी बाज़ सेल्स में एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर, अगर फर्स्ट करो ग्रोथ फैक्टर जो हैं उनके 2 मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, तो आपके पास ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर्स की भी एक्सप्रेशन कम है, यानी एक्सप्रेशन अगर ग्रोथ फैक्टर्स का है तो वो ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर भी कम है। लेकिन बाज़ ऐसे सेल्स हैं जो कहते हैं कि हमें नहीं पता ग्रोथ फैक्टर कितना है, दे आर सेल्फ सफिशिएंट इन रिसेप्टर एक्सप्रेशन, वो एक्सप्रेशन अपना ओवर एक्सप्रेस करते हैं ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर्स का। इसके साथ क्या बात है, इसके साथ ये बात है कि जी मैसेंजर आरएनए या प्रोटीन स्टेबिलिटी आल्सो इन्फ्लुएंस द एक्सप्रेशन ऑफ ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर्स। यानी अगर हम ईजीएफआर की बात करें तो ईजीएफआर का एक्सप्रेशन सेल्फ सफिशिएंट भी हो सकता है या ईजीएफ के ऊपर डिपेंडेंट भी हो सकता है। इसकी एमआरएनए की लाइफ और प्रोटीन स्टेबिलिटी की लाइफ भी डिसाइड कर सकती है कि अल्टीमेट फेट क्या होगा, ठीक हो गया। और उसके बाद जो चीज़ हमने अभी नई सीखी वो ये थी कि ये तो वो फिनोमिनाज हैं जो कि नॉर्मल हैं। 3-4 चीज़ें इंटरेस्टिंग हमें और पता चली, वो ये थी जो आपको रेड कलर की लाइंस नज़र आ रही हैं ना, दीज आर द थिंग्स विच येट टू बी डिसाइफर्ड इन डिटेल। तो इसमें जो पहला पॉइंट हम अभी बात करेंगे वो ये है कि समटाइम्स एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर्स के अंदर जो एक्सप्रेशन है, मतलब सेल्स के अंदर एक यहाँ पे फ़र्ज़ कीजिए रिसेप्टर था और इस रिसेप्टर ने कुछ टाइम पॉइंट के बाद एंडोसाइटोस होना है। एंडोसाइटोस का मतलब है कि दिस रिसेप्टर हैज़ टू बी इंटरनलाइज्ड, ये इंटरनल जाएगा और फिर ये इंटरनल होने के बाद लाइसोसोम मशीनरी के साथ अटैच होगा और वहाँ पे जाके लाइसोसोम के अंदर डिग्रेड होना चाहिए इस रिसेप्टर को ना। अच्छा, अब ये होता ही है कि जब ये रिसेप्टर जो एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर है ये लाइसोसोम के अंदर जाता है तो यहाँ पे ये डिग्रेड हो जाता है। इसको फिनोमिना को कहते हैं एंडोसाइटोसिस हार्ट। यानी अब अगर हमें इसकी एंडोसाइटोसिस ही हार्ट हो जाए एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर की, तो ये रिसेप्टर्स मोर देन देयर नॉर्मल टाइम स्पैन स्टैंड्स ऑन द सेल मेम्ब्रेन होगा। एक प्रोटीन जो कि रिस्पॉन्सिबल है इनके एंडोसाइटोसिस के लिए, दैट इज कॉल्ड हंटिंगटिन interacting protein. This is a complex. Somehow it has been reported that this HIP1 protein expression is higher in cancer. अब ये प्रोटीन बेसिकली तो रिस्पॉन्सिबल थी एंडोसाइटोसिस के लिए कि ये सेल्स के रिसेप्टर्स को अंदर ले जाए और एनगल्फ कर ले, लेकिन ये देखा गया कि कैंसर में ये प्रोटीन का एक्सप्रेशन कुछ ऐसी साइटोस्केलेटल रीअरेंजमेंट में जाता है कि ये ओवर एक्सप्रेस भी होती है और इसको एंडोसाइटोस भी नहीं होने देती, ठीक है। सो नॉट ओनली दैट बट इट हैज़ बीन ओवर एक्सप्रेस। नाउ दिस फिनोमिना इज स्लाइटली येट टू बी डिसाइफर्ड इन डिटेल कि वो प्रोटीन जो एंडोसाइटोसिस कर रही है उसमें क्या ऐसी चेंज आई है कि वो खुद भी ओवर एक्सप्रेस हो रही है और एक्सप्रेशन के बाद अपना फंक्शन जो है उसको भी उसने 180 डिग्री चेंज कर दिया है कि ईजीएफआर को अलाउ ही नहीं कर रही कि वो एंडोसाइटोस हो। दूसरा चीज़ ये सब पता चली कि STS1 STS2
और VCBL यानी वायरस का जो CBL है ये स्टॉप कर देते हैं एंडोसाइटोसिस को के ऑफ EGFR। EGFR यहाँ पे EGFR है, यानी कि ये वो प्रोटीन्स हैं जो कि एंडोसाइटोसिस नहीं होने देती। ये प्रोटीन्स STS1 और STS2 दे आर आल्सो सिमिलर टू CBL वायरल कंपोनेंट, और ये दोनों प्रोटीन्स भी एंडोसाइटोसिस नहीं होने देती। तो क्या होता है कि जो EGFR रिसेप्टर्स हैं वो सेल मेम्ब्रेन पे मोर देन देयर नॉर्मल लाइफ स्पैन एग्जिस्ट करते रहते हैं, और यानी माइटोजेनिक सिग्नलिंग के सेल प्रोलिफरेशन करते रहो, इंक्रीज करो ग्रोथ को, ये वो ट्रिगर करते रहते हैं। यानी नॉर्मली EGFR को एक टाइम स्पैन के बाद डिग्रेड होना है, और उसकी डिग्रेडेशन के लिए जो प्रोटीन्स हैं वो कहती हैं कि हमने काम नहीं करना, हमें EGFR सेल में सेल्फ सरफेस मेम्ब्रेन के ऊपर ही चाहिए। एक ये फिनोमिना है जिसकी वजह से रिसेप्टर ओवर एक्सप्रेशन हो रहा है। और इसके अलावा क्या है, इसके अलावा ये है कि अगर हम इसको रेगुलेट करना चाह रहे हैं, हम चाहते हैं कि दिस रिसेप्टर शुड बी इंटरनलाइज्ड, तो इसमें एक प्रोटीन का नाम है जी एसोसिएटेड काइनेज। जी एसोसिएटेड काइनेज, नाउ दिस जी एसोसिएटेड काइनेज promotes EGFR endocytosis. This G-associated kinase binds to the promoter of EGFR, triggers endocytosis. ठीक है। अब होता ही है कि अगर हम जी एसोसिएटेड काइनेज का एक्सप्रेशन कम कर दें, reduce the if we reduce the expression of G associated kinase, it will lead to more increased stay of EGFR। ठीक है। दूसरा CABL रिस्पॉन्सिबल फॉर टैगिंग बेस्ड यूबिक्यूटिनेशन। CABL एक प्रोटीन है जो कि सेलुलर रीजन से यूबिक्यूटेशन के लिए इस EGFR को टैग कर देगी। तो जब ये टैग हो जाएगा तो फिर यूबिक्यूटिनेशन की जो मशीनरी है वो रिस्पॉन्सिबल होगी डिग्रेडेशन के लिए, कि जनाब अब आपने इस प्रोटीन को डिग्रेड करना है। ठीक। सो अभी आपने जो चीज़ें समझी इस स्लाइड में वो दो थी। एक चीज़ ये है कि एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर्स मे नॉट डिपेंड ऑन EGF। ठीक हो गया। दूसरी चीज़ हमने समझी कि दो प्रोटीन्स हंटिंग HIP1 और STS1 और STS2 ये रिस्पॉन्सिबल हैं एंडोसाइटोसिस के लिए। ठीक। और दो प्रोटीन्स हमने वो नोट की हैं जो हमने ग्रीन कलर में यहाँ पे देखी, जी एसोसिएटेड काइनेस जो प्रमोटर के साथ जब बाइंड कर जाएगा तो वो कहता है कि EGFR का एक्सप्रेशन जो है वो डिग्रेड करे और EGFR एंडोसाइटोस हो, तो ये भी नहीं हो रहा। और एक और काम किस तरह से हो सकता है कि यूबिक्विटिनेशन हो जाए रिसेप्टर की, तो ये वो टारगेट साइट्स भी बन सकती हैं रीजन्स जिनकी वजह से एक्सप्रेशन रेगुलेट होता है रिसेप्टर्स का। Now comes a very interesting question which is new, and this question was, are there any cis-acting oncogenes? Cis-acting oncogenes क्या हो सकते हैं? Cis-acting oncogenes क्या हो सकते हैं? वो ये कि जी जैसे platelet derived growth factors proteins expressed on the surface of mesenchymal cells. Now cis ये है कि Samian sarcoma virus cells secrete platelet-derived growth factors in the extracellular space taken up by PDGFR of the same cell। ये ऑटोक्राइन फैशन है, एक ही सरफेस पे सिस क्राइन का फंक्शन। सबसे पहला हम सवाल का जवाब देते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि ग्रोथ फैक्टर्स जो हैं वो हर वक्त सिक्रेटरी हों। समटाइम्स ये होता है, जैसे अगर मैं इस वक्त ये दो सेल्स बनाऊं और इधर मैं इसका let me change the color so that we can get a better understanding about it. So before changing the color I should change that one. So let's assume that the color of the mesenchymal cell, this is a mesenchymal cell which is green in color. Now a cis-acting component says that there is a growth factor which is called as platelet-derived growth factor. It has been secreted from an epithelial origin cell, and its receptor is basically present in mesenchymal cell, but this receptor is also present in a nearby cell। ठीक है। ये रिसेप्टर है और ये प्लेटलेट ड्राइव ग्रोथ फैक्टर है जो हमने ग्रीन कलर से शो किया। नाउ दिस इंटरेक्शन ऑफ प्लेटलेट ड्राइव ग्रोथ फैक्टर with an other mesenchymal cell in the vicinity is a cis-acting response। क्या कि लाइगेंड भी अपने सेलुलर कंपोनेंट के साथ अटैच्ड है,
और रिसेप्टर भी अपने सेलुलर कंपोनेंट के साथ अटैच्ड है। दो काइंड्स ऑफ सेल्स हैं, एपिथेलियल सेल, मेसेंकाइमल सेल। एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर को मैंने अटैच करवाया है, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर को नहीं, मैंने अटैच करवाया है प्लेटलेट ड्राइव ग्रोथ फैक्टर को, प्लेटलेट ड्राइव ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर के साथ। जो इससे पिछली एग्जाम्पल थी उसमें ग्रोथ फैक्टर्स स्क्रीटरी कंपोनेंट्स थे, जो कि एक सेल से निकले, फर्ज कीजिए एक सेल से निकले और किसी दूसरे सेल पे डिस्टेंटली ट्रेवल करते हुए बाइंड किए गए। सिस एक्टिंग में लाइगेंड मेम्ब्रेन अटैच्ड है और रिसेप्टर एक और सरफेस के ऊपर अटैच्ड है। इसको कहते हैं सिस एक्टिंग ऑन्कोजेनिक रिस्पॉन्स। दूसरा रिस्पॉन्स ऑटोक्राइन ये है कि क्या पता एपिथेलियल सेल्स में से एक लाइगेंड निकले, यहाँ से एक लाइगेंड निकले और वो इसी सेल के ऊपर एक्ट करे, इसी सेल के ऊपर एक्ट करे। तो इस सेल के ऊपर जो लाइगेंड रिस्पॉन्स में एक्ट करता है इसको कहेंगे ऑटोक्राइन सिग्नलिंग, यानी वो सिग्नलिंग जिसमें रिसेप्टर ही और लाइगेंड दोनों का इंटरेक्शन सेम काइंड ऑफ सेल्स के ऊपर हो रहा है। दिस इज कॉल्ड ऑटोक्राइन सिग्नलिंग। इसकी एग्जांपल हमने ली है प्लेटलेट ड्राइव्ड ग्रोथ फैक्टर्स, जो स्क्रीट होते हैं एपिथेलियल सेल से और जो बाइंड करते हैं मेसेंकाइमल सेल्स के साथ, और ये सिक्रीशन जो है ये इनकी एफिनिटी सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच रहती है। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज सिस एक्टिंग कंपोनेंट्स। नाउ कम्स अ क्वेश्चन, सॉरी, और ये अभी हमें इसको थोड़ा सा साफ करके हम देख लेते हैं कि ये क्या है। सो क्वेश्चन इज whether Rous sarcoma transforms majority of epithelial cells but Siamen's virus can't. Why? सवाल ये है कि राउस sarcoma वायरस तो एपिथेलियल सेल्स के अंदर बहुत सारे ट्यूमर्स कॉज कर रहा है, जैसे हमने अभी पिछले लेक्चर्स में पढ़ा। तो ये ऐसा क्यों है कि SV40 यानी सैमिन वायरस जो है वो नहीं कर रहा? उसकी बेसिक वजह यही है कि जो सैमीज वायरस का रिसेप्टर एक्सप्रेशन है वो सिस एक्टिंग नहीं है, वो एक्सप्रेस होता ही मेसेंकाइमल सेल्स में है, ठीक है। और राउस सार्कोमा वायरस जो है वो सार्कोमा ओरिजिन का है और सियामीन्स वायरस जो है उसका एक्सप्रेशन नहीं होता, एज दे एक्सप्रेस इन मेसेंकाइमल सेल्स। सो राउस सार्कोमा वायरस एक्सप्रेसेस इन mesenchymal cells based on the expression। ये फिनोमिना एक जगह तक लिमिटेड है। नेक्स्ट आगे एग्जांपल है फ्रेंड्स ल्यूकीमिया वायरस की। नाउ अगर हमें याद हो कि हमने जो वायरस का स्ट्रक्चर याद किया था उस स्ट्रक्चर में हमें एक बेसिक कंपोनेंट पता था, गैग पॉल एनवेलप जीन्स, राइट। नाउ on detailed examination we came to know that leukemia is being caused but there is no what you can say transforming gene, यानी सार्क टाइप कोई स्ट्रक्चर हमें नज़र तो नहीं आ रहा। लेकिन फ्रेंड्स ल्यूकीमिया वायरस कैसे कॉज कर रहा है ल्यूकीमिया? पता ये चला कि इस इन्वेलप प्रोटीन के अंदर, इस इन्वेलप कंपोनेंट का जो जीन है इसके अंदर से एक प्रोटीन निकलती है जिसको कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन 55। नाउ दिस ग्लाइकोप्रोटीन 55 इन अपॉन इंडक्शन क्या होता है, जब ब्लड के अंदर ऑक्सीजन लेवल लो होता है, ऑक्सीजन लेवल लो होता है ब्लड में, तो क्या होता है कि ये जो प्रोटीन है एरिथ्रोपोइटिन, that is a component which is basically been secreted from the kidneys in case of low or blood oxygen from। और फिर क्या करता है ये एरिथ्रोपोइटिन जब रिलीज होता है तो ये बोन मैरो में जाके एरिथ्रोब्लास्ट को कहता है कि जल्दी जल्दी आरबीसीज बनाओ, क्योंकि ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की लेवल की कमी है, तो ऑक्सीजन के कैरी करने के लिए जो हमें व्हीकल्स चाहिए वो आरबीसीज हैं। तो बोन मैरो आप फटाफट एरिथ्रोब्लास्ट्स को कहो कि वो बनाएं आरबीसीज, ठीक। जब इंडिविजुअल को फ्रेंड ल्यूकीमिया वायरस हो जाता है तो हुआ क्या, हुआ ये कि GP55 release from these infected erythroblasts and act as autocrine signals। वो ये कहता है कि irrespective of maturing RBCs, आप RBCs मैच्योर ना करें, आप खुद ही स्क्रीट होना शुरू हो जाएं ब्लड सर्कुलेशन के अंदर। तो ये वो फिनोमिना है जिसकी वजह से ल्यूकीमिया हो रहा है, ये वो फिनोमिना है जिसकी वजह से ल्यूकीमिया हो रहा है। यानी नॉर्मल कंपोनेंट ये था कि एरिथ्रोपोइटिन इन केस ऑफ लो ऑक्सीजन रिलीज फ्रॉम किडनी एक्ट ऑन एरिथ्रोब्लास्ट, force them to release precursors or to release mature RBCs in circulation or precursors of RBCs। Whenever there is an exposure of friend's leukemia virus,
This virus component contains a glycoprotein which is GP55. This GP55 protein triggers the release of infected erythroblasts inside the body. Now this infected erythroblasts trigger leukemia और ये erythroblasts की जो secretion है ये रेगुलेट कैसे हो रही है ऑटोक्राइन फैशन से। ऑटोक्राइन फैशन का मतलब क्या है कि वो लिकीमिया वायरस का GP55 कंपोनेंट एरिथ्रोब्लास्ट्स के ऊपर ही मौजूद है और वो उन्हीं को ट्रिगर करी जा रहा है, उन्हीं सेल्स को कि बार बार आप खुद ही अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज करें। इंस्टेड ऑफ प्रोड्यूसिंग मेच्योर आरबीसीज दे स्टार्ट इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ एरिथ्रोब्लास्ट सेल्स इनसाइड और वो लिकीमिया की एक फॉर्म प्रोड्यूस हो जाती है। ठीक है, तो ये एग्जांपल आपने समझी है ऑटोक्राइन सिस एक्टिंग ऑन्कोजेंस की। नेक्स्ट ऑटोक्राइन सिग्नल्स के एग्जांपल कौन कौन से हैं? ये जो हेपेटोसाइट ग्रोथ फैक्टर्स, MET receptors which are largely been attributed in endocrine tumor, liver, lung, breast osteosarcoma में। Insulin like growth factors 2 and insulin like growth factor 1 receptor, यानी एक ही सेल जिसके अंदर लाइगेंड्स भी मौजूद होंगे और उनका रिसेप्टर भी मौजूद होगा। तो ये वाले वो ट्यूमर्स हैं जो कि इसकी एग्जांपल एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसका एक और इंटरेस्टिंग फैक्टर ये भी है कि ये ज़रूरी नहीं है कि कभी कभार एक ही किस्म के सेल्स जो हैं वो एक ग्रोथ फैक्टर और उसी के रिसेप्टर के ऊपर डिपेंडेंट हों। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। जैसे लंग कैंसर के अंदर कुछ कैंसर्स में हमें ये भी पता चला है कि ग्रोथ फैक्टर और ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर्स जो हैं, ग्रोथ फैक्टर्स और ग्रोथ फैक्टर के रिसेप्टर्स जो हैं वो एक ही सेल में मल्टीपल काइंड्स के भी हो सकते हैं। यानी ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर अल्फा, जैसे हमें ये पता चला ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर अल्फा और इसका जो रिसेप्टर होगा वो इधर मौजूद है, सेल यही है लंग कैंसर। नाउ देर आर मल्टीपल काइंड्स ऑफ ग्रोथ फैक्टर्स and growth factor receptors may also be produced from a same cell. Then there is a stem cell factor which is being released. Then not only the stem cell factor, the other one which I am just pointing out, let me change the color, this is magenta color and this says insulin like growth factor. Now the same three kinds of ligands are being released from one single cell of lung cancer. ठीक है, और ये तीनों काइंड्स ऑफ सेल्स यानी जो ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर अल्फा हो जाए, स्टेम सेल फैक्टर हो जाए, इंसुलिन ग्रोथ लाइक ग्रोथ फैक्टर हो जाए, दे ऑल थ्री आर बीइंग रिलीज फ्रॉम वन काइंड ऑफ सेल विच इज़ लंग कैंसर सेल। और फिर क्या करेगा, ये अपने ही रिसेप्टर्स जो इनके साथ मौजूद होंगे ना यहाँ पे, इन रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करेगा। तो ये वो फिनोमिना था जिसकी हमें एक्सप्लेनेशन समझ आ गई कि ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ कैंसर सेल्स एक ही ग्रोथ फैक्टर रिलीज़ करें। जैसे हमने यहाँ पे समझा कि लाइगेंड और रिसेप्टर एक ही टाइप का हो सकता है, ये आपस में ओवर इंटरेक्ट भी करते हैं और एक ही काइंड ऑफ लंग कैंसर में मल्टीपल ट्यूमर फॉर्मेशंस भी हो सकती हैं। दैट इज़ व्हाट वी इन्फर्ड फ्रॉम दिस प्रेजेंटेशन टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड अटेंशन। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।